भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज उसी का जश्न मनाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस मेगा कॉन्क्लेव में हमारे साथ ख़ास मेहमान कलीमुल हफीज़ साहब हैं। सियासतदान भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, समाजी शख्सियत हैं। सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है, आपने कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। और भारत एक्सप्रेस को 2 साल मुकम्मल होने पर आप पूरे फैमिली को, खासतौर से पंदर राय साहब को, खालिद साहब को, आपको दिली मुबारकबाद जी। मौजूदा वक्त में सहाफ़त या मीडिया की बात अगर की जाए तो मीडिया कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ लोग मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून मानते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, यकीनन मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है। और 2014 के बाद से जो मीडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो एक अलग बात है कि उसकी मेजॉरिटी जो है वो एक नेगेटिविटी की तरफ गई है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की तरफ उसका ज़्यादा तवज्जो रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन हुआ है और वहाँ से जो मीडिया में बदलाव आए हैं वो गैर मामूली है। पहले के ज़माने में चैनल को चलाना एक ऐसा था जो बहुत तसव्वुर से परे था। आज चैनल को चलाना आसान हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको एक साथ अच्छे ढंग से पेश करना भी एक चैलेंज। तो भारत एक्सप्रेस ने इन 2 सालों में जो गैर मामूली काम किया वो ये कि उसका प्रेजेंटेशन, उसका पूरा मीडिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और अपने अज़्म की तरफ लगातार बढ़ते रहना, ये इसकी बड़ी कामयाबी है। अलबत्ता मेरे पास मैं 1-2 राइडर ज़रूर लगाऊंगा कि भारत एक्सप्रेस भी जो और दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरह एक माइनॉरिटी को के लिए कोई ख़ास ऐसी तवज्जो नहीं है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटी भी, एक बात याद रखिए, कोई जमहूरियत में उस जमहूरियत को अगर कोई नापने का पैमाना है तो वो पैमाना होता है कि सरकार का माइनॉरिटी के साथ क्या रवैया है। अगर माइनॉरिटी के साथ रवैया माइनॉरिटी के इत्मीनान बख्श है तब समझ लीजिए कि जमहूरियत भी ज़िंदा है और वो सरकार भी अपने काम पर अच्छी तरह से गामज़न है। और इसमें जो रोल प्ले करता है वो मीडिया करता है। अगर मीडिया थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखे सरकार पे कि माइनॉरिटी के साथ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या वो सही है, तो ये एक बेहतर रोल होता है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज 2 साल मुकम्मल होने के बाद भारत एक्सप्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। जिस तरह से वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अच्छे इश्यूज़ को बाहर ला रहा है, माइनॉरिटी की तकलीफ भी, सरकार की माइनॉरिटी पे एट्रोसिटीज़ भी या माइनॉरिटीज़ के हुकूक की जो पामाली हो रही है उसके बारे में भी मुखर आवाज़ बनेगा। भारत एक्सप्रेस तमाम लोगों की आवाज़ बनता है और आवाज़ उठाता भी है, और इसीलिए हम डिस्कशन भी करते हैं। और ख़ास तौर पे अब मेरा सवाल माइनॉरिटी को लेकर ही था कि मौजूदा वक्त में आप हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को कैसे देख रहे हैं, मुसलमानों के हालात के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक दानिश्वर भी आप हैं, मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं, इलेक्शन में आप बहुत सरगर्म रहते हैं, और एक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं, बात करते हैं। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़, खासतौर से मुसलमानों को मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। उनको ज़रूर 2014 के बाद एक झटका लगा था, क्योंकि उनकी आदत थी एक कांग्रेस रूल हुकूमत के साथ अपने मामलात को हल करने की। अब वो कांग्रेस रूल चला गया, अब आ गया दूसरा, अब बीजेपी जो बैक बाई आरएसएस है। यकीनन उन दोनों की तर्ज अमल में, तर्ज हुकूमत में और माइनॉरिटी को डील करने में फ़र्क है। तो मुसलमानों ने भी अब वो हुनर सीख लिया है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अब ये चाहिए कि इसी हुकूमत के साथ अपने मुतालबात के साथ और अपने जो भी उनके पास लिमिटेड ज़राए हैं उनके साथ जीने का हुनर जिस तरह से सीखा है और उसको धार लगानी चाहिए। मुल्क में अपना बढ़ चढ़कर अपना ताउन पेश करना चाहिए। अपनी कम्युनिटी की, ख़ासतौर से जो नस्ल साजी है, जो आने वाली नस्ल है, उस पर बेहतर ध्यान देना चाहिए। और हुकूमत में, ख़ासतौर से जमहूरियत में, कभी कोई रिलेवेंट नहीं होता। वक्ती तौर पर लगता है कि साहब अब ये ऐसा कर दिया बीजेपी ने कि मुसलमान अब रिलेवेंट हो गए, ऐसा लगता है, हमें भी लगा था। सच्ची बात यह है कि हमेशा आपका रिलेवेंस बना रहता है, क्योंकि आपके पास बारहा ऐसे मौके आते हैं कि आप अपनी हिकमत अमली से, अपनी दानिश्वरी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जैसे मौजूदा दौर में जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे मुसलमानों ने इतनी अच्छी अपनी हिकमत अमली अपनाई कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो सीटें जिता सकते थे वो सीटें जिताई,
जिन सीटों पे वो असरअंदाज होकर किसी को हरा सकते थे उसको हराया। सिर्फ एक सीट को छोड़ दें, मुस्तफ़ाबाद, जिसमें मुसलमानों की हिकमत अमली उतनी असरअंदाज नहीं रही, बाकी पूरी दिल्ली में मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई, मुसलमानों ने अपनी सियासी क़ुव्वत का एहसास कराया और मुसलमानों ने इस बात का एहसास करा दिया कि अब आने वाली कोई भी पार्टी हो, जो सेकुलर पार्टी होगी, उसको मुस्लिम इशूज़ पे वो भाग करके कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो फेलियर रहा है उसकी अगर बहुत सारी और वजूहात हैं, तो उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि जो उनका कोर सपोर्टर था मुस्लिम और दलित, उस पर उन्होंने बात करना बंद कर दी, इसलिए वो आज इस जो उनके पास हुकूमत बनाने से पीछे रह गए। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को या माइनॉरिटी को इस पूरे जो मौजूदा हालात है इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। कलीम साहब, जब बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्या इस वक्त मुसलमानों का एक ही मकसद रह गया है कि बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होकर वोट देना, या बीजेपी से जो तकलीफ जिसका आप इजहार कर रहे थे कि उनके खिलाफ नाराज़गी जाहिर करने के लिए, तो जब ये गैप जो है ये क्या पट सकता है या गैप ऐसे ही बरकरार रहेगा? क्योंकि अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में पहले से 11 सालों से सरकार है, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपसी तालमेल कोई बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी को हराना कोई मुद्दा नहीं है और ना मुसलमानों के नज़दीक ये मुद्दा बचा है। बीजेपी के जीतने से और हारने से मुसलमानों पर असर नहीं पड़ता। मुसलमानों से इस बात का ज़रूर असर पड़ता है कि उनके आखिर मुद्दों पे कौन बात कर रहा है। उनको इस बात की पूरी तवज्जो ख्याल रहता है कि आखिर हमारी तकलीफ़ में कौन हमारे साथ खड़ा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन में बीजेपी जीती, लेकिन आप किसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, उसके चेहरे पे आपको मायूसी नहीं मिलेगी, उसको खुशी का एहसास, इस बात की खुशी का एहसास है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने भी तो इग्नोर किया था ना मुस्लिम इशूज़ को, इसलिए मुस्लिम जो है अपने आप को हार करके भी जीता हुआ मान रहा है। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि आम आदमी पार्टी भी तो मुसलमानों को नज़रअंदाज करती रही, फिर भी जो 22 सीटें आई हैं ये माइनॉरिटी जहाँ पर हैं और दलित वहीं पे सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। अगर मुसलमान माइनॉरिटी की बात कर लें या दलित की बात कर लें तो फिर वो 22 सीटें भी नहीं आती। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम काबीना जो उनमें पॉलिसी बनाती है उसको अब ये तय करना पड़ेगा कि आपकी जो पॉलिसी थी कि मुसलमानों का नाम अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे, मुसलमानों के एरिया में आप नहीं जाएंगे, मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे, ये अपनी पॉलिसी तब्दील कीजिए आप। अदरवाइज़ आपको अभी कम नुकसान हुआ है, आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो कोर वोटर है, अगर उसको आप सपोर्ट, उसकी अहमियत, उसको इज्जत नहीं देंगे तो आखिर वो कब तक आपका कोर वोटर रहेगा। और दूसरी पार्टियां मौजूद हैं, वो दूसरी प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। तो इस इलेक्शन का बड़ा सबक है। और मैं तो सिर्फ चूँकि बीइंग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर, बीइंग ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये हमारा हक़ है कि हम हर दौर में अपना सियासी हिकमत अमली पेश करें और अपनी नस्ल को सियासत के लिए तैयार करें। सियासत के नशेब व फराज, सियासत के नोक पलक और सियासत की जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनसे उनको वाकिफ़ कराएं, उनको तैयार करें। क्योंकि ये मुल्क का जो निज़ाम है वो जमहूरियत में ये सब कुछ होना है। इससे भागकर डर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही यही होगा कि हम अब तमाम जो चैलेंजेस हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें और कमर कस लें। शुक्रिया, आपने भारत एक्सप्रेस मेगा कॉन्क्लेव के लिए वक्त निकाला, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और कलीमुल हफीज़ साहब ने एक पैगाम दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में डरने की और खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खौफ से बाहर निकलिए और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और फिर दोबारा से आपको, आपके पूरे परिवार को, सब भारत एक्सप्रेस परिवार को, ख़ास तौर से उपेंद्र राय साहब और आपके खालिद साहब को तहे दिल से फिर से मुबारकबाद। जी शुक्रिया। शुक्रिया।